जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से हमारे खास मेहमान जुड़े हैं, देश कपूर जी, जो कि दृष्टिकोण.com के एडिटर इन चीफ हैं और ज़बरदस्त आर्टिकल रिसर्चर्स के साथ आपको अलग-अलग चीज़ें सुनने, देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलती हैं। और सर की एनालिसिस ऑफ कोर्स गज़ब होती है, सुनने में बहुत मज़ा आता है। मुझे पर्सनली सुनने में बहुत मज़ा आता है और व्यूअर्स को ऑफ कोर्स तो फेवरेट हैं ही। सर बहुत-बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच अंबर जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन। हमेशा आके अच्छा लगता है आपके यहाँ पर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। सर फिलहाल जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उस सब के बीच में जो सर्जियो गौर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, वो भारत आए हैं और इस सब के बीच में उससे पहले भी सर यूएस कांग्रेस ने प्रेज़िडेंट ट्रंप को ये लिखा कि आप भारत के साथ टाइज़ को रीसेट और रिपेयर करें। तो कहीं न कहीं जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उनको अभी सर्जियो गौर को एम्बेसडर भी बनाया गया, वो भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले और एक पिक्चर उन्होंने भेंट की और उन्होंने भारत को एक अच्छा दोस्त बताया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अच्छा दोस्त, तुम मेरे अच्छे दोस्त, भारत से अच्छा है। इस सब के बीच में सर क्या आपको लग रहा है कि अब जो यूएस है, वो यू टर्न लेना चाहता है और भारत के साथ वाक़ई में सारी चीज़ें रीसेट और रिपेयर करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। सी द थिंग इज के ये सर्जियो जो है वो तो खैर वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो इन द सेंस के उसने बहुत हेल्प किया ट्रम्प को उसके डिफरेंट कैंपेन्स में। जो फर्स्ट कैंपेन था वो फर्स्ट वाले रूल में और सेकंड जो टर्म है उसमें भी, तो वो बहुत क्लोज है ट्रम्प के। तो इट मेक सेंस कि वो यहाँ आया है और उसने उसको टैप किया है। बट मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं ये सर्गियो गोर का। इसका पूरा नाम है गोरोखोव्स्की, जो उसका लास्ट नेम है, उसको उसने शॉर्टन किया हुआ गोर। तो ये जो नाम होता है ना, ये जनरली जो उसका ओरिजिन है वो स्लाविक है। स्लाविक लैंग्वेजेस और जो लोग हैं उनका है। ये ज़्यादा कॉमन होता है रशियंस और यूक्रेनियंस में। और जनरली जो गोरखोव्स्की नाम के जो लोग हैं, दे आर एक्चुअली अश्केनाजी ज्यूज। वो जो जो पुराना जो रशियन एम्पायर था और ईस्टर्न यूरोप में। एंड उस समय जो ज्यूज थे वो ऐसे नाम रखा करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके फादर जो थे वो सोवियत मिलिट्री में एक इंजीनियर थे, मतलब एविएशन इंजीनियर थे। तो वो प्लेन्स वगैरह बनाते थे और खास तौर पे जो बड़े प्लेन्स होते हैं वो वाले। और उसकी माँ जो है वो एक्चुअली ये पैदा उज़्बेकिस्तान में हुआ है। और उसकी माँ कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान से है, बट शी हैड declared herself as a national of Israel. Some people allege कि she was associated with Mossad. उसके बारे में कोई खास एविडेंस है नहीं अभी। पर अगर उस तरह से देखें, ये खुद अपने आप को सर्जियो जो है अपने आप को डिवाउट मॉल्टीज कैथोलिक बोलता है। सो दो ज्यूस का बेटा अपने आप को सडनली उसने रिकन्फिगर करके अपने आप को मॉल्टीज कैथोलिक बना दिया। और वो इसलिए भी शायद था क्योंकि ये कि उस समय जॉन मैकेन का कैंपेन चल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा रिपब्लिकन पार्टी में बहुत एक्टिव होना शुरू हो गया था। 2008 की बात है ये। तो उस तरह से अगर देखें तो थोड़ा सस्पेक्ट लगता है। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं, कई वो पब्लिकेशंस हैं यहाँ यूएस में जिन्होंने ट्रेस किया है इसको। उन्होंने कहा है कि इसने कई ट्रिप्स वहाँ रशिया की हैं जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई। मतलब रिकॉर्ड जरूर हुई हैं कि ये वहाँ था, पर क्या कर रहा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब ये यहाँ आया है इंडिया में और ये सडनली कह रहा है ऐसे जैसे अमेरिकाज हार्ट बीट्स फॉर इंडिया। वो सारा कुछ होने के बाद भी और अभी भी सी वो ये मिला है
विक्रम मिश्री जी से और जयशंकर जी से और अजीत दोवल जी से। बट द थिंग इज वो तो एक रस्मी चीज है जो उसको करनी है, वो करेगा भी। बट ये वाकई में सडनली इंडिया और यूएस दोस्त बन गए हैं और ट्रम्प सडनली ये वाकई में इतनी पक्की दोस्ती हो गई है, ये अभी कहना तो मुश्किल है। और अगर ऐसा होता तो 50% का टैरिफ उन्होंने घटा दिया होता। वो उन्होंने घटाया नहीं है अभी। उन्होंने अपना रशिया से जो यूरेनियम लेते हैं, जो एक और एनर्जी प्रोडक्ट है, वो भी उतना ही ले रहे हैं जितना पहले ले रहे थे। उसमें भी कुछ घटाया नहीं है। तो मुद्दे जहाँ थे वही हैं अभी भी, वो चेंज नहीं हुए हैं। सिर्फ बातें चेंज हुई हैं। बातें जो वो लोग जो पहले आके मोदी जी को और इंडिया को गालियाँ देते रहे थे, उन्होंने अब गालियाँ देनी आजकल बंद कर दी हैं। बस यही हुआ है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज के सडनली यूएस पॉलिसी चेंज हो गई है। वो यूएस पॉलिसी मेरे हिसाब से चेंज नहीं हुई है। और ये सब चेंज तब हुआ है जब मोदी जी जो थे वो वहाँ गए चाइना उस एससीओ समिट के लिए, और जो वहाँ इनकी डिस्कशंस और इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह और इनके वीडियोस वगैरह वहाँ से आए, उसके बाद से ये सारा जब उनको लगा पूरे वर्ल्ड मीडिया को ये क्या हो गया, हमने इंडिया को धकेल दिया इनटू चाइना एंड रशियाज साइड। अब वो ये नहीं समझ पा रहे कि ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है सडनली किसी के कैंप में चला जाता है या किसी कैंप से बाहर निकल जाता है। सच्चाई ये है कि इंडिया को जिस तरीके से यूएस वाले डील कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, वो चीज इंडिया को वो हजम नहीं होगी। और किसी भी सॉवरेन कंट्री को वो चीज हजम होगी नहीं। बिकॉज सी पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, आ, वो एक होता है, वो लाइक सब कुछ बेचने को तैयार है खुद का अपना। उसके पास ना तो कोई शर्म है, ना कोई उसको कुछ बचाना है अपना। उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सब राजाओं की तरह रहते हैं। उनके वहाँ हालत ऐसी हो गई है कि लोगों के पास आटा नहीं है खाना खाने का, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों में जॉब्स नहीं है, सारी कंपनीज निकल गई हैं वहां से और धीरे धीरे करके और निकल रही हैं। उनके पास एक्सपोर्ट्स धेले का नहीं है। वो जिएंगे तो आगे जिएंगे कैसे, ये भी उनको पता नहीं है। और पर उनके जो जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो आसिम मुनीर की बीवी को वैसे ही यहाँ यूएस में मिल गई है सिटीजनशिप। तो ये बस यही काम करते हैं। और वो जो चाइना के साथ अटैच थे, वो सडनली जाके अब यूएस की गोदी में बैठ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको वहां से वो सब कुछ मिलता है जो उनको चाहिए। उनके बच्चे यहाँ आ जाते हैं, उनको यहाँ के बिजनेसेस खोल सकते हैं, वो यहाँ के सिटीजनशिप मिल जाती है, वो चाइना देता नहीं है। तो उनको पैसे भी खूब मिलते हैं, जो जाके फिर दुबई वगैरह में अपने प्लॉट्स भी खरीदते हैं, अपने घर भी खरीदते हैं, लाइक वो सब चीजें भी करते हैं। तो अलाइन तो उन्होंने यहाँ पर होना है, बेचना खुद को यहीं पर है उन्होंने। वो हर चीज बेच रहे हैं, राइट। तो ऐसे एक कंट्री का आप क्या उसके साथ क्या तो ट्रस्ट करोगे, क्या उसको संभालोगे। तो तो चाइना भी अब हाथ धोने वाला है। वो भी लाइक वो भी अब खास इसके साथ लिंक अपना रखना नहीं चाहता। द ओनली रीजन वाई बडी कोई भी जितनी भी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या चाइना है, ये जो इंडिया के खिलाफ रहती हैं कंट्रीज, वो सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए भाव देती हैं क्योंकि पाकिस्तान का इनरोड्स है इंडिया में। चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो बड़े बड़े जो ये क्या कहते हैं जो इस्लामिक स्कॉलर मौलाना है। वगैरह है और मॉस्क वगैरह हैं, जो जो मौलाना है, उनके थ्रू इनका एक इनरोड रहता है। और एब्सोल्युटली। और एक तरह का एक एक पावर है जो है जो स्ट्रीट पावर ये वो बना लेते हैं।
and that is one way how Pakistan has always become relevant. सी आजकल लोग ये सडनली मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो पूरा जो पूरी जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड बनाई ही सब ये वेस्ट ने है, चाहे वो MI6 था, जो ब्रिटेन था, वो जिसने शुरू करवाया, फिर चाहे नाजीज थे, उसके बाद वेस्ट जर्मन और जो जर्मन इंटेलिजेंस थी और जो CIA थी, उन्होंने मिलके ये सारी चीजें की हैं, राइट? मतलब अगर आप देखो, वो सईद रमादान जो था, जिसने पाकिस्तान में 1950 के आसपास बैठ के पाकिस्तान को इंश्योर किया कि इट बिकम्स एन इस्लामिक रिपब्लिक एंड नॉट अ नॉर्मल रिपब्लिक, वो सईद रमादान जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो बंदा था, वो तो वहाँ था आइजनहावर के साथ ओवल ऑफिस में बैठा था. तो दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड विद हाउ the US uses Pakistan and has gone on to use Pakistan against, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, वो चलता चला आ रहा है तब से. अब उनका जो लेटेस्ट जो है ट्रम्प का जो पैंतरा था, वो इनफैक्ट वो जब से हुआ है, ये दोबारा सेकेंड टर्म में आया है, तब से वो कह रहा है कि जो बागराम एयरबेस है, वो बागराम एयरबेस हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट था इस पूरे एरिया में, उसको हमने दे दिया, वो मुझे वापस चाहिए. वो इसलिए क्योंकि जो बागराम एयरबेस है, उससे वो ईरान, चाइना और रशिया, इन सब पे नजर रख सकते हैं और सब पे अटैक भी कर सकते हैं जब वो चाहें. इंडिया नहीं चाहता कि बागराम एयरबेस पे वहाँ US का कोई बेस हो. ना चाइना चाहता है, ना रशिया चाहता है. पर पाकिस्तान उसका काम करने को तैयार बैठा है. पाकिस्तान इज रेडी. वो कहता है ठीक है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको दिलवा देंगे. तो उसके लिए उसने अटैक करना शुरू कर दिया. पहले वो औरकजाई में वो भिड़ंत हुई, उसमें उनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मर गया और मेजर भी मर गया. पर पाकिस्तान ने काबुल पे एयर स्ट्राइक्स की, ये कह के कि हम आपके TTP पे कर रहे हैं एयर स्ट्राइक, जबकि वो सब जानते थे कि वो एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो बागराम एयरबेस के लिए कर रहे हैं. तो ये ऐसे अजीब सा देश है जो जिन्होंने अफगानियों को इस तरह से ट्रीट किया है जैसे वो एक डर्ट होते हैं. मतलब आपको मैं थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में जाए ना, जब 1990 के आसपास की बात है, तब क्या हुआ था कि ये तालिबान जो था तब निकला था बाहर, मतलब 1990 में. उसके पहले क्या हो रहा था कि जो रब्बानी जो ग्रुप था, जिसके साथ अहमद शाह मसूद जुड़े हुए थे, और दूसरा ग्रुप जो था वो हिकमत यार का था. जो हिकमत यार था वो एक्चुअली अफगानिस्तान के लिए एक साथ काम करने को तैयार नहीं था, रब्बानी और अहमद शाह मसूद के साथ. सोवियट्स को जो बाहर निकाला वो अहमद शाह मसूद ने निकाला था. वो हिकमत यार ने, तालिबान ने, या पाकिस्तान ने, या US ने नहीं निकाला था. इनफैक्ट वो बेचारा खुद ही लड़ रहा था. मैं तो अहमद शाह मसूद को अफगानिस्तान का शिवाजी मानता हूँ, बिकॉज ही वॉज सच एन अमेजिंग पर्सनैलिटी. अगर उसके कभी हिस्ट्री पढ़ो, उसकी लाइफ अगर के उसके बारे में जब कभी अगर रिसर्च करो, तो आपको समझ में आएगा कि वो बंदा क्या था. तो वो आदमी अहमद शाह मसूद जो था, वो बड़े अच्छे से रूल करना चाहता था वहां अफगानिस्तान में, और काबुल में कब्जा भी हो गया था उनका. हिकमत यार उनको हिला नहीं पा रहा था. तब पाकिस्तान ने तालिबान जो है, जो सारे जो मदरसों में इन्होंने ट्रेन किए हुए थे लोगों को, जो अफगानिस्तान से बेचारे गरीब होते थे या जो ऐसे जो तंग आ गए थे कम्युनिज्म से, वो भाग के वहां चले जाते थे और फिर उनको ट्रेन करते थे. फिर वो मदरसों में रहते थे. उनको सबको एक साथ जोड़ के इन्होंने तालिबान बनाया. वो तालिबान से इन्होंने अटैक कराया. कम से कम 6 से 8 महीने ये लोग काबुल पे बम बरसाते रहे. अल्टीमेटली मसूद वो जगह छोड़ के चले गए और ही वेंट
back to his own area, नॉर्थ में. बट ये था तालिबान का ओरिजिन. तो ये तालिबान का जब तालिबान तब तो इनके हाथ के वो कठपुतली थे. जब इन्होंने ये सब चीजें कर ली, जब वो यूएस चला गया, तब तक तालिबान को भी ये बात समझ में आ गई थी कि ये सिर्फ हमें यूज करना चाहते हैं, ये हमें कुछ देना नहीं चाहते अफगानीज को. ये वो सिर्फ हमें कठपुतली की तरह नचाएंगे, जब चाहेंगे हमारे ऊपर राज करेंगे. और जब यूएस की गई पूरी उनकी फौज वगैरह और पूरा उनका एस्टैब्लिशमेंट वहां से उठा, तो उस समय पता नहीं बहुतों को याद है कि नहीं है कि जो आईएसआई का जो चीफ था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो वहां गया था और ऐसे पैर ऊपर करके आराम से चाय पी रहा था और वो ऐसे डील कर रहा था जैसे वो बिल्कुल बच्चे हैं. पर अल्टीमेटली तालिबान तब तक उनको समझ में आ गया था कि दुनियादारी होती क्या है और कैसे डील करना होता है. सो एग्जैक्टली. और सर थिंग्स इमरान खान का आपको भी याद होगा कि वो लोग ऐसा था जैसे इन्होंने ही जंग लड़के पूरा फतेह हासिल किया, एंड दे वर सो हैप्पी. तो उस करेक्ट. वक्त इमरान खान एंड हाउ दे राइट. ट्रीटेड इमरान खान. एग्जैक्टली. तो वो जो थे ना, लाइक उनको वाकई में लग रहा था ये लाइक ये खुद तो कुछ नहीं करते, हमें आके ये ऐसे रूल करने की कोशिश करते हैं जैसे यही फतेह करके आए हैं सब कुछ, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया वहां पर. तो अल्टीमेटली आई थिंक तालिबान एट द एंड ऑफ द डे वो भी अफगान है, वो भी इंसान है. उनको भी ये बात समझ में आ गई कि बस ये ठीक है, हमें यहाँ वो जो अपना वो फैनेटिक और वो वाला वो इस्लाम यहाँ पर करना है, लाइक डालना है यहाँ पर, वो ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. उनको भी पीस चाहिए ना, उनको भी खाना पीना चाहिए ढंग का. वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान जैसा भी वो चाहते हैं बनाना रिलीजियसली, वो एक चीज है. बट सोशली तो वो चाहते हैं कि पीस हो, वो चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंसी हो. उसमें वो पाकिस्तान कुछ करने नहीं देना चाहता उनको. तो अल्टीमेटली आई थिंक दैट इज वेयर द ब्रेक हैपेंड, और इंडिया अंदर गई और उसने जब जाके बात की तालिबान से, तब इंडिया और उसका वो बातचीत शुरू हुई. नाउ जब ये एयर स्ट्राइक कर रहे थे जिस समय काबुल में, तो उसी समय अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया में बैठे थे, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले, उसके आई थिंक 2 दिन पहले की बात है, वो ये मॉस्को. वो मॉस्को में थे. मॉस्को फॉर्मेट डिक्लेरेशन हुआ और उसमें ये बोला कि वी विल रिजेक्ट द यूएस बेसिस. उसके एक दिन बाद ये लोग एयर स्ट्राइक कर रहे थे, जबकि कह के आए हैं वहां पर, पाकिस्तानीज वहां कह के आए हैं, साइन करके आए हैं कि हम जो हैं एक साथ काम करेंगे और लाइक वी विल लाइक वर्क टुगेदर एंड नॉट अलाउ बाहर के लोगों को अंदर आना, और वो बागराम एयर बेस या अफगानिस्तान को अपना बेस बनाना. और फिर इन्होंने ऐसी हरकतें शुरू कर दी. तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर. एंड फॉर इंडिया के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर यूएस की एस्टैब्लिशमेंट वहां हो बागराम में, तो यूएस 100% है कि वो ईरान में जो चाबहार वगैरह है उसको भी वो सैबोटेज करने की कोशिश सर करेगा. अब यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ इसी सब से रिलेटेड. डीजीआईएसपीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्विटर पर, और बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने डिटेल ट्वीट लिखी जिसमें उन्होंने पूरी तरह से जो ये सहरा है भारत के सर बांधने की कोशिश की कि उन्होंने इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का खात्मा किया और जितने भी खारिज हैं उनको उन्होंने मौत के घाट उतारा है. जो जितने भी ये पश्तून हैं उनको उन्होंने खारिज खुद डिक्लेयर कर दिया. तो कहीं न कहीं जो पश्तून मूवमेंट है, बलूच मूवमेंट है, उनको अगर आप खारिज बोल रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स बोल रहे हैं, तो उनके मूवमेंट को तो आपने खुद लेजिटिमेसी यहाँ पर दे दी है. और हमेशा ऐसे समय में भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, सर ये कैसे कनेक्ट होती हैं चीज़ें? हाँ, सी क्या होता क्या है कि खुद ही उन्होंने बनाया, खुद ही उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, आज वो खुद ही उनको खारिज बोलते हैं. तो ये उनकी प्रॉब्लम है. पाकिस्तानीज अब तक ये समझ नहीं पाए हैं कि दुनिया चलती कैसे है.
वो बालूचीज को भी ऐसे ही करते हैं, एंड यू नो दैट इज देयर वे ऑफ यू नो वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ, कि भाई लाइक ये तो कुछ और हैं। हालांकि क्या होता क्या है कि जब आप फेल हो जाते हो ना, तो आप फिर ऐसी एक नरेशन शुरू कर देते हो, ऐसे नैरेटिव शुरू करते हो जैसे वो जो लोग हैं जिनको आप ही ने बनाया है, जो आपके अंडर नहीं रहे, तो वो आपके खिलाफ हैं। हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस समय अगर देखें चारों तरफ, अब बलूचिस्तान में वो और तैयार नहीं है मारने को बालूचिस को, क्योंकि बलूचिस भी उनको एक तो मार रहे हैं और दूसरी उनको भी समझ में आ रहा है कि एक तो बात होती है कि यू नो मुसलमान मुसलमान हैं, दोनों मुस्लिम्स हैं और ये है और हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, और वो बेचारे उसमें चले भी जाते हैं आगे। तो जब उनको जाके समझ में आता है कि ये तो हम खुद ही मार रहे हैं एक दूसरे को, तो उनको भी समझ में आता है कि भाई यू नो अल्टीमेटली दिस इज लाइक अ प्रॉब्लम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाहे पाकिस्तानी कुछ भी बोलते रहे हैं, चाहे लोग बाकी जो हैं यू नो जो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते हैं वो कुछ भी बोलें, पाकिस्तान इज was never made for Islam. Pakistan was never made for Muslims. Pakistan is actually a Sunni Punjabi state. Period. नथिंग मोर नथिंग लेस। वो पंजाबीज ही हमेशा रूल करते हैं। आज भी जब क्रिकेट टीम बनती है तो कराची के लोगों को आज भी अंडरमाइन किया जाता है। आज भी जब आर्मी में लोग होते हैं तो जो कराची का जो वो लोग वहाँ ऑफिसर्स आते हैं उनको आज भी मुहाजिर बोल के साइडलाइन कर दिया जाता है। वो चलता रहता है, राइट। तो उनकी यहाँ जो दिक्कत है वो ये है, जब अब वो कश्मीर में तो यही कर रहे हैं, कश्मीर में भी वो तक उन्होंने पंजाबीज को वहां पर डाल दिया है, कश्मीरियों को मार रहे हैं। उनका ये जो एक जो माइंडसेट है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जो पंजाबी एंड यू नो जो फिनाटिक इस्लाम का जो एक कॉम्बिनेशन है ये इतना डेडली है, और ये जो मतलब जो कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान में बना है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ, बिकॉज वो कभी लाइक अपनी बात जो है लाइक अपनी वो गिरेबान में कभी झांकेंगे नहीं, अपनी जो भी कुताइयां हैं उसको कभी देखेंगे नहीं, और कभी हार भी नहीं मानेंगे, तो वो भी है। तो वो सारी फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं। जब तक पूरी तरह ह्यूमिलिएट करके उनको खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक वो चुप नहीं होते। You know, that is how even though like you know this whole combination becomes, क्योंकि पंजाबी का माइंडसेट ऐसा ही रहता है वहां पर। सो अगर उस तरह से देखें ना तो ये एक अजीब सी सिचुएशन में आके हम फंस गए हैं मेरा किस समय दुनिया। और यूएस जो है वो पाकिस्तान से अपना हाथ हटाने को तैयार नहीं है, वो नहीं हटाएगा वहां से, लेकिन क्योंकि सर एक बात अब मैं समझना चाह रही हूँ कि यूएस के ऊपर लोकल प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर तो काफी बढ़ रहा है टू रीसेट एंड रिपेयर टाइज विद इंडिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं मूडी की रिपोर्ट हो या फिर हम वॉरेन बफे की बात करें, सब ये वार्निंग दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक करें भारत के साथ रिश्ते। और अब सर्जियो गोर भी अब भारत आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिले और वो उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और भारत कितने अच्छे दोस्त हैं, पर्सनल बॉन्डिंग, ये सारी चीजें। इससे सर कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो मिल रहा है कि अब यूएस को भारत के साथ जो है रीसेट रिपेयर करना पड़ेगा या वो चाहता है, क्योंकि चाइना के साथ भी सर हमने देखा है कि उन पे 100% टैरिफ लगा दिए, पहले चाइना ने उन पे किया ये सारा कुछ। अब सर ये सारी चीजें जिस तरह से बदल रही हैं, आपको किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? मेरे को रीसेट होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर होगा भी रीसेट भी तो एक ऊपरी सतह पे होगा। अंदर से डिटेल में अगर हम जाएं तो वो नहीं हो पाएगा। इवन चाइना के साथ लाइक इन्होंने उसके ऊपर वो इतना बड़ा नोट लिखा उसने ट्रम्प ने कि मैं 100% डाल दूंगा और ये कर दूंगा, और हुआ क्या,
लाइक उसके बाद चाइना ने अपने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स के जो वो ट्रेजरी बिल्स का जो इन्वेस्टमेंट थी $18 बिलियन उन्होंने सेल कर दी एक साथ। तो धीरे धीरे वो वहाँ भी वो मार खा रहे हैं। अब होगा क्या जब ट्रेजरी बिल्स और सारे सेल कर रहे हैं, यूके वाले भी सेल कर रहे हैं। अब जब ये सेल होने शुरू होंगे तो उसकी वैल्यू नीचे गिरेगी, उसको ऊपर और इंडिया उठाने भी के लिए। अपना ट्रेजरी बॉन्ड से वो कर रहा है धीरे-धीरे। हाँ, तो उसको ऊपर उठाने के लिए दे विल एक्चुअली ट्राई एंड डू द इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट वो कैसे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन पहले से इतनी हाई है और हाई हो जाएगी, और हालत यहाँ और खराब हो जाएगी। यहाँ पहले ही द लास्ट 1 ईयर 30 to 40% रही है जो इन्फ्लेशन है, मतलब द प्राइसेस हैव रिजन एकदम पागलों की तरह। तो अगर उस तरह से अगर देखें तो सिचुएशन इतनी इतनी आसान नहीं है जितनी ट्रम्प समझ रहा था होगी। तो और वहां पर क्या आ रहा है कि चाइना ने ये भी कह दिया कि हम आपको रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देंगे। अब रेयर अर्थ मेटल्स ना देने का मतलब ये है कि आपके जितने वेपनरी है, आप जो F-35 जो बनाते हैं उसमें आई थिंक 250 पाउंड्स वो लगते हैं, क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, वो आपको नहीं मिलेंगे, आप नहीं बना सकते। आप जो मिसाइल्स हैं आप वो नहीं बना सकते। तो सडनली आप समझते हैं आपकी स्ट्रेंथ है, आप वो काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मेटल्स मिलते नहीं हैं, मिलते हैं। पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर यूएस का बेस भी है। द प्रॉब्लम इज ऑफ प्रोसेसिंग इट। उसकी जो प्रोसेसिंग है ना वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो प्लांट्स आपको सेट करने होते हैं, उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसका स्केल बढ़ाना, उसके वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी भी एक्चुअली चाइना के पास ज़्यादा है, मतलब उसके पेटेंट्स वगैरह। पर वो इतना रॉकेट साइंस नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज वो अचीव कर सकती हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उस स्केल पे अपने प्लांट्स नहीं बनाए। माओ जेडंग वो डेंग जियापिंग ने एक्चुअली 1980 में बोल दिया था कि रेयर अर्थ मेटल्स विल हैव द सेम इम्पैक्ट और विल बी जस्ट लाइक द ऑयल वाज इन दिस century. So same way rare earth metals will be like in the next century. तो अगर वो इस बात से खफा है कि अब चाइना उनको रेयर अर्थ मेटल्स नहीं दे रही, उसको बंद कर दिया, और यूएस के पास कोई ऑप्शन है नहीं, और तो वो इस बात पे भी लड़ाई करनी शुरू कर रहा है। ये इसके जब आपके पास वो होता है ना, एक इंग्लिश सेइंग है, इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर देन एवरीथिंग लुक्स लाइक नेल टू यू। जब आपके पास एक ही तरीका है सबके साथ डील करने का, तो हर इंसान आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको मार दूं तो अच्छा है। वो चाहे आप कर पाओ ना कर पाओ। मैं नहीं ये समझता कि ये ट्रम्प जो है वो वाकई में मोदी जी के साथ कोई रियल सब्सटैंटिव रीसेट कर पाएगा, क्योंकि सब्सटैंटिव रियल वो रीसेट जो है वो ट्रेड पे बेस्ड है ही नहीं, वो पाकिस्तान से बेस्ड है। तो वहां वो चेंज कर नहीं पाएगा। वो जितने आगे बढ़ चुका है वहां से उनके साथ वहां से पीछे जा नहीं पाएगा। आसिम मुनीर को 2 बार उसने वहां बुला लिया है अपने व्हाइट हाउस में, वो चीजें इतनी आसानी से भुलाई नहीं जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीसेट रियल सब्सटैंटिव टर्म में हो पाएगा। मैं ये जरूर मानता हूं कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से वो इसको एस्केलेट कर रहा है चाइना के साथ, जो अपनी सिचुएशन है, उसका वो अपने आप को एक ऐसी डायरेक्शन में, एक ऐसी राह पे लेके जा रहा है जहां उसके पास सिवाय एग्रेशन के और कोई चारा रहेगा नहीं, और कोई ऑप्शंस है नहीं ना। आपने आपने टैरिफ लगा के देख लिया, चलो 100% लगा लिया आपने, उसके बाद क्या? उसके बाद आप क्या करोगे? आप उनकी सारी चीजें लाना बंद कर दोगे? आप आप उनकी चीजें यूएस में लाना बंद कर ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर इतना बुरा हाल हो जाएगा, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ यूएस की कंपनी नहीं बना पा रही चीजें, नहीं बना पाएंगी। तो आप उनके प्रोडक्ट्स यहाँ बंद कर नहीं सकते। उनके जो उनको आप सैंक्शन लगा नहीं सकते।
उनके खिलाफ आप मिलिट्री एक्शन ले नहीं सकते। एक एक टाइम था जब आप ज़्यादा थे, आप आगे थे। इस समय उनके पास अगर आपसे बेटर नहीं है तो आप आपके जितना एआई है, अगर उनके पास आपके जितना क्वांटम कंप्यूटिंग है, आपके जितना जो मिसाइल्स और जो बाकी जो वेपनरी है वो है, आगे आने वाले टाइम में यू नो वो सारे जो आपके ऑडियंस है ना उनको वो जाके गूगल में एक बार देखें कि जो पावर जनरेशन है पिछले कुछ सालों में उसका जो ग्राफ कैसे गया है, यूएस वर्सेस चाइना पावर जनरेशन करके आप गूगल करके एक देखो। अब यूएस का ऐसे गया है और चाइना का ऐसे गया है। यूएस कैचअप ही नहीं कर पा रहा। पता है एआई का सक्सेस जो है वो सिर्फ मॉडल्स पे बेस्ड नहीं है, वो पावर पे बेस्ड है। अगर आपके पास पावर नहीं है, जितनी ये जो NVIDIA के चिप्स हैं, उनको चलाने के लिए एक एक एस्टिमेट था कि जो अब तक उन्होंने बनाई है चिप्स और कुछ जो एआई के जो वो यूज कर रहे हैं वो जो कंपनीज हैं उनको पावर करने के लिए आपको उतनी ही पावर चाहिए जितनी ग्वाटेमाला की पूरी कंट्री यूज करती है, राइट? मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैंने आर्टिकल लिखा था, मैंने एक्चुअली में ये लिखा था कि आगे आने वाले टाइम में अगर इंडिया को रियल एआई का मॉडल और रियल एआई का एक बेस बनाना है तो सिर्फ एआई के लिए ही उतनी इलेक्ट्रिसिटी उतनी पावर लगेगी जितनी अभी पूरा इंडिया यूज करता है। दैट इज द डिफरेंस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके पास पावर नहीं है एआई के लिए, आपके पास रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है वेपनरी के लिए, आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग जो है आप पीछे रह गए हैं। आप आप ऑटो और व्हीकल्स में आप पीछे छूट चुके हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आप उनसे सीधा लड़ नहीं सकते। तो आपके पास ऑप्शन है क्या? सिर्फ ये कि हम ये सोचें कि हम जाके सीधा उन पे अटैक कर देंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो या तो वो चाइना के साथ अपना एक मुहाज खोल लेंगे तो या सर फिर चाइना के साथ महाज खोलने के लिए भी उनको इंडिया चाहिए होगा ना। अब उन्होंने इंडिया के साथ भी बिगाड़ लिया तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर दावा बोलने के लिए वो अब भारत के साथ रीसेट रिपेयर की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई भारत चाहिए होगा यहाँ पर। हाँ, तो फिर भारत को वो सब चीज देनी पड़ेगी जो भारत को चाहिए। भारत को वो दे नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि हाउ डू यू रीसेट ऑल द स्टेप्स जो पाकिस्तान के साथ किए गए हैं? वो कैसे रीसेट करोगे आप? जब तक आप वो रीसेट नहीं करोगे तब तक भारत और यूएस की रिलेशनशिप रीसेट नहीं हो पाएगी। वो एक बॉटम लाइन है, वो बड़ा क्लियर है मेरे दिमाग में। तो इनका सी द थिंग इज के जब ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था ना, तब मैंने एक अपनी न्यूज़लेटर में लिखा था कि चाइना और यूएस का जो कंपटीशन है, जो आपस में जो लड़ाई है, उसके लिए अगर कोई कोई भी इन दोनों के बीच में आकर और यूएस को अगर सुदृढ़ कर सकता है तो वो भारत है। अगर भारत यूएस के पाले में ना रहा तो चाइना यूएस को खा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि रशिया उसके साथ है। और रशिया अब अगर यूएस के साथ रहता तो वो रशिया को भी फ्लिप कर सकता था, रशिया को भी चेंज कर सकता था। रशिया भी नहीं चाहता चाइना के साथ पूरी तरह से रहना। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि चाइना के ऊपर ना तो भारत पूरी तरह से विश्वास करता है ना रशिया करता है। क्योंकि पता नहीं आपने वो रिपोर्ट्स देखी कि एक सीक्रेट रिपोर्ट निकली थी। एक बंदा जो है वो चाइना से रशिया गया, उसने वो रिपोर्ट दी उनको कि कैसे चाइना में ऑलरेडी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बना है, सीक्रेट प्लान्स के अगर रशिया यूक्रेन वॉर हार जाता है और पुतिन को निकलना पड़ता है तो कौन कौन से एरियाज हैं जो चाइना एक्चुअली ऑक्यूपाई कर लेगा रशिया के। तो चाइना भी अपने दिमाग में बना के बैठा है, एक दिन जब ये गिरेंगे तो हम जाके इनको भी वो कर लेंगे। तो आप मेरे को बताओ, वो पुतिन बेवकूफ है क्या?
पुतिन की बात समझ में नहीं आती कि चाइना भी मेरे साथ नहीं है। तो उस तरह से अगर देखें, इनफैक्ट अगर मतलब अगर रियली अगर ध्यान से देखें, तो जो चाइना में जब जब मोदी जी और पुतिन एक साथ जब कार में गए थे, वो आपको याद है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ लोगों ने कहा है, वो बात बिल्कुल मेरे को थोड़ी जमती भी है। देखो, जब मोदी जी जाने वाले थे वहां पर वो कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उस समय पुतिन एक्चुअली 10 मिनट के लिए रुका, और वो रुका और मोदी जी को अपनी कार में लेकर गया। और जब वो वहां पहुंचा वेन्यू पे पहुंचने के बाद 45 मिनट वो दोनों कार में ही रहे, बाहर नहीं निकले। ये एक ऐसा एक ब्रेकिंग ऑफ प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एकदम हैरान हो गए होंगे। इंटेलिजेंस वुड बी इन अ टिजी कि क्या रहा है ये, और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल। द ओनली रीजन इज कि ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स आई होंगी कि देयर इज अ मेजर थ्रेट टू वन ऑफ देम, स्पेशली मोदी जी। एंड कई लोगों का कहना है कि एससीओ वाज गोइंग टू बी मेड लाइक मोदी जी ताशकंद मोमेंट। तो जब मोदी जी ने आके एक बार बोला था ना कि जी। आप इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं वापस आ गया, या मैं वहां गया था इसलिए आप खुश हो रहे हो, तो वो उसका जो है ना बेसिस शायद वही था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। 45 मिनट इज अ लॉन्ग टाइम इन जियो पॉलिटिक्स, लॉन्ग टाइम इन डिप्लोमेसी। यू डोंट जस्ट कीप सिटिंग इन अ कार। आप एक कार में बैठ के कोई ना कोई इनपुट्स आई होंगी बाहर से, जिससे पता चला होगा कि कब सेफ था बाहर एग्ज़ैक्टली निकलना। सर, सबसे पहले तो उन्होंने होटल के बाहर वेट किया मोदी जी का 10 मिनट, हम्म। और उसके बाद वो वहाँ पे वो रहे। तब लेकर तो गए। उसके बाद जस्ट हो सकता है, साथ में गए दोनों एक ही कार में, और वो पिक्चर्स भी सामने आई कि दोनों एक ही कार में कैसे जा रहे हैं फॉर द समिट एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद से बहुत सारी रिपोर्ट्स ये रही कि ये इसमें भी सीआईए शामिल हो सकता है मोदी जी के क्योंकि खिलाफ। सीआईए तो शामिल था उसमें, शास्त्री जी के। वो तो रॉबर्ट क्रॉली जो था, उसने कहा ही था कि वी नेल्ड शास्त्री एंड वी नेल्ड होमी बाबा। तो शास्त्री जी के साथ जो हुआ, वो एज पर सीआईए के खुद का जो वो बंदा था, उसने तो यही कहा था कि हम नहीं करवाया था। तो ये असैसिनेशंस कराना, ये क्योंकि बहुत देर से लगे हुए हैं वो मोदी जी के पीछे। और सर, चाइना में ये होता तो ज़रा सोचिए कि चाइना के खिलाफ भारत में और ग्लोबली क्या सेंटिमेंट्स होते। हाँ, एग्जैक्टली तो तभी तो चाइना और घबरा गया। हुँ। आप देखो कि चाइना के अपने घर में वो इतना सशक्त हो चुके थे, तो चाइना में और क्या क्या करा सकते होंगे वो आप खुद सोच लो। तो द थिंग इज के मुझे ऐसा लगता है कि चाइना और वो यूएस का इतना वो इतनी इतनी आसानी से ये चीज सेटल होने वाली नहीं है। जो हम जो उसने ट्रम्प ने वो 100% का लगा लिया है, वो अपने आप को ऐसी ऐसी ट्वीट्स करके, ऐसे मैसेजेस करके पूरे यूएस को एक खास राह पे लेके जा रहा है, जो राह अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर यूएस की इकोनॉमी, वाकई में यूएस की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, डेट इतना बढ़ रहा है, और अगर सिचुएशन ऐसी जा रही है, तो आगे आने वाले टाइम में इट विल बिकम वेरी वेरी टफ फॉर यूएस टू टेक ऑन इतने सारे एडवर्सरीज। वो वहां पर वो यूरोप लगा हुआ है पूरे पूरे धड़ल्ले से कि हमें रशिया के साथ लड़ाई ही करनी है, और कुछ आ रहा है नहीं। इनफैक्ट वो फ्रांस में तो जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने तो वो निकाल भी दिया था सर्कुलर अपने जी। हॉस्पिटल्स के लिए, कि 50,000 जो कैजुअलिटीज वो आएंगी आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो अगर वो तैयार बैठे हैं कि मार्च के आसपास तक, मार्च 2026 तक अगर लड़ाई होनी है, और सारे जो उनके जो प्रिपरेशंस हैं वो ऐसी ही हो रही हैं, तो देन देर इज वेरी लिटिल दैट ट्रम्प कैन रियली डू। कुछ खास इसके पास पैंतरे हैं नहीं।
भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि अपने आप को सशक्त करे, और जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं और जो एस्केलेशन जो कर रहे हैं, इनफैक्ट सारी जो है ना, इंडिया में जितनी फॉल्ट लाइंस हैं उन सब पे काम हो रहा है इस समय। मतलब हुँ। वो जो आई लव मोहम्मद का वो शुरू हुआ पैंतरा, फिर उसके बाद लैंग्वेजेस का पहले से चल रहा था। आजकल इंडियंस और वो एनआरआईज के बारे में भी उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो एक तरह का धीरे धीरे जितने डिविजन्स हैं और जितनी परसीव डिविजन्स हैं उसके बारे में, नॉर्थ साउथ के बारे में हो रहा हूँ, वो लैंग्वेजेस के बारे में तो मैं बोल ही चुका हूँ। तो इस तरह से जो डिविजन्स हैं वो और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर हो सके तो एक एनआरकी फैलाएं। तो इंडिया के लिए वो वो एनआरकी ना फैले, वो इंश्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अगर कहीं भड़क भी रहा है कुछ, किसी इमोशंस या सेंटिमेंट्स, उनको जितना नीचे किया जाए उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आगे आने वाला टाइम इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ वो देखता हूँ कि सोसाइटी कैसे काम करती है और उसके हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट एक टाइम होता था जब मैं अपने ब्लॉग पे दिसंबर के आसपास एक प्रिडिक्शंस करता था, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए और यूएस के लिए, कि अगले साल क्या होगा। मुझे हुँ। याद है कि 2008 के दिसंबर, एक्चुअली आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ जैन में मैंने किया, वो डाला था पोस्ट। मैंने ये लिखा था कि आज ये कहना बड़ा अजीब सा लगता है, बट ये अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी विल एक्चुअली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने 2008 के एंड में मैंने ये बात बोली थी, और मेरे को ये था कि मेरे पास, और वो 2009 के इलेक्शन में एक्चुअली वो जीत गए यूपीए। उसके बावजूद मेरे को ये था पक्का कि अगले 5 साल में, आफ्टर द नेक्स्ट लाइक व्हेन द नेक्स्ट इलेक्शन अकर्स, नरेंद्र मोदी विल बी द गाय। सो और जब मैं ये प्रिडिक्ट करता था तब मेरे को सबसे आसान लगता था पाकिस्तान के बारे में प्रिडिक्ट करना, क्योंकि वो कभी बदलते ही नहीं है। उनका दिमाग एक ही तरह चलता है, उसका दिमाग कभी चेंज नहीं होता। तो वहां कभी गलत मैं हुआ नहीं आज तक। वो मुझे तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अफगान, लेकिन इस समय जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि इंडिया विल हेल्प अफगानिस्तान, may help Afghanistan to actually set up its air force also, with the way things are going. जिस तरीके से इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं, वो मैं बड़ा हैरान हूँगा कि अगर भारत, तेजस की बात हो रही, सर तेजस दिया जाएगा उनको, ये सारी चीज़ें तो हाँ, आपको। मैं बड़ा हैरान हूँगा अगर वो पूरी तरह से सेटअप ना करवाएं इनको। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी मौत को खुद बुला रहा है। अब क्या उसको क्या बोलें और आगे। सर फिर उसके हम पढ़ेंगे इन्ना ला व इन्ना इलैहि राजिऊन और फातिहा पढ़ेंगे पाकिस्तान के नाम यही होगा। और फिर चने बांटते हैं ना, फातिहा होती है, तीजा होता है, चने बांटे जाते हैं, तो फिर हम चने बांटेंगे सर, चने और वो होता है इलायची दाना बोलते हैं ना, मीठा वाला जो होता है, कुछ तो बोलते हैं, तो वो बांटेंगे सब और सब खाएंगे हम यही होगा। हम्म। जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो बहुत परेशान है, और अफगानिस्तान मीडिया में काफ़ी इसको लेकर चर्चा हो रही है, जहाँ आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं 1 हफ्ते के दौरान। पाकिस्तान में इतनी फ्रस्ट्रेशन कि उन्होंने स्ट्राइक कर दी, और सर खबर ये है कि वहाँ से पाकिस्तान से तो सर रिपोर्ट्स आ नहीं रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर लोग मारे गए हैं। चाहे हम उसकी बात करें जो उन्होंने पख्तूनख्वा और ये सारी चीज़ें स्ट्राइक की है, बुरे हालात हैं, और जिस तरह से रैलीज़ वहाँ पर चल रही हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और इमरान खान को भी इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जो अली गंडापुर है वो अपना वो कर रहे हैं। तो ये इमरान खान को इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं भारत से, और भारत इमरान खान दे रहे हैं इन लोगों को इंस्ट्रक्शन, तो मतलब सारा कुछ भारत करवा रहा है।
और इनकी जेल में बैठ के। बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान में, और ये सारी चीज़ें DGISPR लिख रहे हैं ट्विटर पर। मतलब अलग ही नशे में चूर है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ना इधर का रहा है ना उधर का। अब इस पूरे सिचुएशन में सही ये है कि इधर से भी तेजस जाएगा और उधर से भी तेजस जाएगा, बीच में पाकिस्तान का स्वाहा हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है सर कि जब भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करेंगे, इस तरह की हाँ, सिचुएशन। क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है ना। सी अफगानिस्तान के साथ भी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उनको वाकई में, अगर मैं कई बार जब मैंने रिसर्च मैं कर रहा था अफगानिस्तान पे, मैं इतना परेशान होता था जिस तरह से मैं पढ़ता था, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो अ, जो पिट्ठू थे वहां पर, जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ डील किया है, जिस तरीके से हरकतें करते थे, जिस तरीके से टॉर्चर किया अफगानीज को, जिस तरीके से उनको मारा है, बेदर्दी से मारा है वो। और अब जब वो उनको यूज कर लिया, उनको मरवा भी दिया, उनके ऊपर रूल भी कर लिया, उसके बाद बोलती हैं अरे ये हमारे घर में घुस गए हैं, और हमारे घर में घुस के हम पे वो रोब जताते हैं। जो वहाँ के जो अफगानीज हैं उनके खिलाफ इतनी बातें करते हैं कि देखो हमने और इनको सर पाला, उनको हमने इनको ये ज्यादातर किया। उनके सारे उनको उनके एसेट्स रख रहे हैं, उनको कुछ दे नहीं रहे जब वो जा रहे हैं। उनके इतने सालों से उनके घर, कारोबार, जमीन जायदाद, सेविंग हाँ, नहीं सब दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहा उनको। अब कमाल की बात तो ये है, जो बाइडेन गवर्नमेंट जो छोड़ के गई थी वहां पर, जो आर्म्स वगैरह, जो वेपन्स थे, वो एक्चुअली, अगर आपने देखा हो वो जो वीडियो है, ये सारे इनकी जो आर्मी है तालिबान की, वो हमवीज में जा रही है, ब्रांड न्यू हमवीज है, तो उनमें जा रही है। अब ये हमवीज इतनी महंगी महंगी जो जो मिलिट्री ग्रेड हमवीज हैं, वो उनके पास कैसे पहुंची? वो सब बाइडेन भाई सब छोड़ के गए थे पीछे से, तो वो सब यूज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे वो। तो आ, तो आई थिंक वो आगे आने वाला टाइम काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो अफगानिस्तान तो ये चाहता है कि चाह बाहर का जो कनेक्शन है वो अफगानिस्तान से गुजर के निकले या उसके साथ रहे, क्योंकि वहां से उसको ऑयल एंड गैस का भी वो आने का रहेगा, और बाकी जो ट्रेड होगा, सिल्क रूट उसमें से भी सर उसका डायरेक्ट भागीदारी भारत रहेगी। जुड़ जाएगा फिर। हम्म। सिल्क रूट से भारत जुड़ जाएगा ना, जिस जिस तरह से हाँ, भारत को काटा गया था 1947 करेक्ट। में। क्योंकि अगर तो पीओके भारत के पास आ जाता है, और जब आ जाता है, तो वो पूरा जो है ना एरिया, जो है जो वखान कॉरिडोर जो है, जो अफगानिस्तान में है, उसके साथ अगर भारत एक बार जुड़ गया, दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन फॉर इंडिया। क्योंकि वो पूरा एक जो डायरेक्शन है, फिर हमें चाबहार से नेसेसरीली जाने की जरूरत नहीं है, फिर वहां से भी जाया जा सकता है, और पूरा ऊपर तक। क्योंकि आप अगर देखो, जो ये INSTC जो बना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो रशिया तक जाता है, वो चाबहार से ऑल द वे थ्रू अजरबैजान फिर आगे निकलता है। इनफैक्ट आर्मेनिया के थ्रू भी जाता है। कमाल की अब तो वो कह रहे हैं कि हम आपस में दोस्त बन गए हैं, पर कमाल की बात यह है कि आर्मेनिया जो है वो एक्चुअली एक क्रिश्चियन नेशन है। अजरबैजान जो है वो शिया स्टेट है। जी। ईरान भी शिया स्टेट है, पर ईरान और अजरबैजान दोनों आपस में दोस्त नहीं है। जी। ईरान और आर्मेनिया आपस में दोस्त हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो मेरे को पहले समझ में नहीं आई थी। और वो टर्की जो है वो अजरबैजान को हेल्प करता है। बिल्कुल सर। यहाँ पर सर सिर्फ मुसलमान या शिया होना काफ़ी नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में हमें नज़र आ रहा है कि गाज़ा को लेकर जिस तरह से मुसलमान आम जो लोग हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उनमें एक अलग सेंटिमेंट है। लेकिन अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने एकजुट होकर कभी भी आवाज़ नहीं उठाई है। तो मतलब तो साफ है कि मुसलमान होने के लिए जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है, और फिर इनफैक्ट जो ये दोहा समिट में जिस तरह से पाकिस्तान ने उम्मा लीडरशिप का कॉन्सेप्ट उठाया और एक अलग ही नेटो बनाने की बात की, इनफैक्ट थोड़ा बहुत उसमें इनिशिएटिव ले भी लिया है।
तो वो तो सर क्लियर है कि सारा कुछ सब बोगस है, इसमें कोई ऐसी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस्लाम का एपिसेंटर, उन्होंने आज तक इतना क्लियरली बात नहीं की है गजा पे या कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वो बोलते अलग है, करते अलग है, जनता का अलग एक मत है। तो इस सबके बीच में ये जो सारी चीजें हो रही हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अब उन्हीं इंटरेस्ट के चलते सारी चीजें हो रही हैं, और ना ही मुझे लगता है कि इस तरह की यूनिटी कभी बन पाएगी जो एक सी द उम्मा का। थिंग है, अगर आप देखो तो लोग बात करते हैं ना कि कैसे वो इसराइल मार रहा है पैलेस्टीनियंस को, पर आपको पता है कि एक 25,000 पैलेस्टीनियन 1970 के सितंबर में दो दो रातों में मर गए थे। आपको पता है किसने मारा था? कहाँ मरे थे? जॉर्डन में। और पता है किसने मारा था? वो जो लीड कर रहा था जो आर्मी थी, वो था जियाउल हक। जियाउल हक ने 25,000 पैलेस्टीनियंस को कत्लेआम किया था और कोई एक शब्द नहीं बोला। तो वो वो दिस इज नेवर अबाउट रिलीजन एट ऑल, दिस इज ऑल अबाउट पावर। ये एक बड़ी सीधी सी बात है, ये पावर के लिए तब भी था, आज भी जॉर्डन, हालांकि वहाँ बहुत सारे लोग पैलेस्टीनियन हैं, जो एथनिसिटी है वो बहुत सारी पैलेस्टीनियन की है, आज भी जॉर्डन उनको आगे बढ़ने नहीं देता ये, और उनको अंदर भी नहीं घुसने देता, हालांकि वो आराम से जा सकते हैं। और बहुत सारे वो हैं पैलेस्टीनियंस जो जो हमास के साथ नहीं है लिंक, वो कहते हैं कि और एक्चुअली सर हमें ये देखिए, बड़ी मजे की बात ये है कि इंडिया पे किस तरह से ये जालिम होने का इल्जाम लगाते थे कि भारत इसराइल के साथ दोस्त है, इंडिया तो जालिम है। ये यहाँ पे इस पूरा पाकिस्तान यही करता है कि देखो, ये भारत के अंदर मुसलमानों पे भी जुल्म करते हैं, और जो जालिम इसराइल है उसके साथ भी दोस्ती की हुई है, जालिम जालिम दोस्त हो गए, पूरा नैरेटिव पाकिस्तान बनाता है। हाँ एग्जैक्टली तो वो है ना कि एक शेर था ना, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, यहाँ तो सारा का सारा शहरी मुसलमान हुआ फिरता है। अब आप कौन से मुसलमान है वो आपको पता नहीं है, तो वो हर चीज का एक अलग अलग वो है, और ये रिलीजन में ये प्रॉब्लम होता है। सी द थिंग इज कि व्हेन, जब आपकी आइडेंटिटी इस बात पे बेस्ड हो, वो होता है ना अस वर्सेस देम, ये मैं हूं, ये हम हैं, ये वो हैं, और वो जो हैं वो बहुत बुरे हैं और हम उनको मारेंगे, और हम दोनों में एक फर्क है। धीरे धीरे क्या होता है, जब जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान जब जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक अहमदी ने लिखा था। जी जी। उनकी जो फौज थी जो हिंदुओं और सिखों को मार रही थी, उस फौज में मेजर कंट्रीब्यूशन एक्चुअली अहमदियों का था, अहमदी फौज का था। तो जब ये बन गया, और उसने इंश्योर किया था, जो वो मोहम्मद जफरुल्लाह खान था, जो अहमदी था, और वो ही वाज एक्चुअली कंटेम्पररी ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर, एंड वो कहते हैं वो इक्वली वो था, रेप्यूटेड था एज अ लॉयर। उसने आगे जाके वो सिक्योरिटी काउंसिल और बाकी जगह पे उसने उनका हेड भी बना था, इवन एट दिस थिंग, द इंटरनेशनल वो जस्टिस वाला, वो जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इन्होंने बाद में उन्हीं को उठा के उस साइड पे कर दिया। पहले वो अहमदीज गए, बांग्लादेशी गए, बलोचिस गए, धीरे धीरे कोई बचा ही नहीं। फिर वो अगर अस वर्सेस अभी देम का तो अगर हम सर्कल देखें, तो अब सिर्फ अस में, पंजाब पंजाबिस्तान बचने वाला है, सब हाँ चले तो जाएंगे वही अभी। रह जाता है। तो आप कब तक, कितनी देर तक आप ये चूरन बेचते रहोगे? आप वो जितना भी करोगे वो खराब है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग। जी बिल्कुल। हर इंसान को खाना चाहिए, और एक एक छत चाहिए, और एक डिग्निटी चाहिए, जो अगर आप नहीं दे सकते वो सब, तो फिर बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता ना। बिल्कुल, और वो डिग्निटी वहाँ पर सिंधियों की बात करें, बलूचों की बात करें, पश्तूओं की बात करें, या फिर कश्मीरियों की बात करें, वो उन लोगों को नहीं मिलती, और वो अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए ही इतने समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब ये जो
मोमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, खुद पाकिस्तान उसको और स्पीड अप करता नज़र आ रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते, अपनी पॉलिसीज़ के चलते, यूएस के हाथों इस्तेमाल हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अपनी सुपारी खुद पाकिस्तान ने ली है और वो सारी चीज़ें अब वो भी पाएँगे और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत और अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करेंगे। और पूरे इस हम अगर रीजन की बात करते हैं तो 1947 के बाद एक बार फिर से इस रीजन में नक्शे बदलेंगे और बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा और वो बहुत जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने इतनी सारी जानकारी साझा की, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच।